हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज से हम घटना चक्र की एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपके सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र को डिस्कस करेंगे, तो आपको इसे रेगुलर फॉलो करना है। देखिए, अभी हाल ही में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं। आप भी सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि 11 फरवरी को आपका आरओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है और फाइनली 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होगा। तो ऐसे में आपके लिए तैयारी को गति देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। देखिए, एक सही स्ट्रैटेजी ऐसे टाइम में क्या हो सकती है दोस्तों, अगर आप इस टाइम में 2 से 3 चीज़ों को भी काफ़ी अच्छे से अगर करते हैं। देखिए, 3 चीज़ें क्या होंगी अभी हम आपको बताएंगे, तो आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ क्या है, हम बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर और आरओ को लेकर। तो सबसे पहला है आपका घटना चक्र। घटना चक्र अगर आप काफ़ी अच्छे से करते हैं, इसको याद कर लेते हैं, तो आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा चीज़ है करंट अफेयर। अगर आप करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से करते हैं, तो आप सभी को पता है कि 30 से 40 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको घटना चक्र काफ़ी अच्छे से करना है, करंट अफेयर का सेक्शन काफ़ी अच्छे से करना है, और इसके अलावा आप कोशिश करें कि आप टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, और टेस्ट पेपर सॉल्व करके उसका एनालिसिस भी आपको अच्छे से करना है कि आपका क्या सब वीक पॉइंट है, कैसे क्वेश्चंस आप गलत करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखिए 2 से 3 चीज़ों को करते हैं, घटना चक्र, करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज यानी कि टेस्ट पेपर सॉल्व करना, तो आपके प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए घटना चक्र की सीरीज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, और आज से हम पॉलिटी का घटना चक्र आपका डिस्कस करेंगे। और पॉलिटी के बाद आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सभी के घटना चक्र को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। इसीलिए आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करेंगे और रिस्पॉन्स करेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस घटना चक्र का इंडेक्स दिखाते हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, कैसे हम इसे कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी कि पॉलिटी का घटना चक्र है, जिसे हमें काफ़ी अच्छे से कवर करना है और आपको इसे लर्न भी करते हुए चलना है। देखिए, यहाँ पर आपके सबसे पहला चैप्टर दिया गया है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। और आपको बता दें, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो दोस्तों, यहाँ पर घटना चक्र के अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिया गया होता है, इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर भारत का संवैधानिक विकास से जितना भी प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हम इसे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत आप देखेंगे कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। जब कंपनी का शासन था भारत में, तब कौन कौन से अधिनियम पारित हुए थे, उनके क्या प्रावधान हैं और उनसे किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं, तो यहाँ पर हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम। तो जब ब्रिटिश ताज का शासन आ जाता है भारत पर, तब कौन कौन से अधिनियम पारित हुए थे और उनमें क्या प्रावधान थे, यहाँ पर हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है, ये भारत के संवैधानिक विकास को लेकर है, जिसे हमें काफी अच्छे से आज की क्लास में कवर करना है। इसीलिए आपको आज की क्लास को पूरा देखना है। देखिए, घटना चक्र के माध्यम से आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन ये आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। देखिए, दूसरा चैप्टर है आपके सामने संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रक्रिया तो संविधान सभा से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। तीसरा चैप्टर है आपका संविधान सभा की प्रमुख समितियां। चौथा चैप्टर है संविधान का स्रोत। पांचवा चैप्टर है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। और छठा चैप्टर है संविधान में अनुच्छेद। जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं संविधान के अंदर, उसका चैप्टर आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए, ये इस घटना चक्र का इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर भी इन सभी चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। आज का आपका चैप्टर होने जा रहा है, सबसे पहला चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास से। तो इसके क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास को दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है आपका 1773 से 1853 ईस्वी तक। 1773 से 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम ये आपका 1773 से 1853 तक था। देन 1858 से 1947 तक ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके नोट्स भी दिए गए हैं, लेकिन हम आज की क्लास में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपसे यूपीपीसीएस के मेंस में 2010 में पूछा गया था। देखिए आपको यहाँ पर बताना है किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 4 एक्ट आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आपको याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन को समझना पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपको 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये भी आप याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे आपके सर एलिजा एम्पे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कथन है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा कथन है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो अभी हमने देखा कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये कथन आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सर एलिजा एम्पे इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब आपके सामने ये ऑप्शन है, तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, केवल एक। यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना था, तो यहाँ पर आपका केवल एक कथन ही सही दिया गया है, इसीलिए आपका ये कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। अभी हमने इसकी व्याख्या ऊपर देखी थी। ये क्वेश्चन आपसे आरओ के प्रीलिम्स में पूछा गया था 2016 में। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी गई हैं। एक लिस्ट आपकी इधर है, देखिए नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और चौथा है यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। आपको बताना है कि कौन से अधिनियम के द्वारा ये सारी चीजें की गई थी। देखिए एक चीज आप यहाँ पर काफी अच्छे से जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, क्योंकि अभी ऊपर के 2 क्वेश्चंस में हमने इस चीज को अच्छे से डिस्कस किया है। तो आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। चलिए इसका सही आंसर पहले आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर यह आपको इस प्रकार से दिया गया है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। तो बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका मतलब है ए का आपका सही आंसर, ए का मिलान किससे करेंगे आप? दूसरे नंबर से। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नियंत्रण परिषद की स्थापना। देखिए नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 के पिट्स का भारतीय अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो इसका मिलान आप ए का मिलान किससे करेंगे? 2 से करेंगे। देन आपका बी का मिलान किससे होगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बी का मिलान करेंगे आप नंबर 1 से। तो बी क्या है? बी में आपका दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि नियामक अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए बी का मिलान आप 1 से करेंगे। देन तीसरा है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। सी का मिलान करेंगे आप ऑप्शन 3 से।
तो सी का मिलान आपको 3 से करना है, यानी कि चार्टर अधिनियम 1813 ये इसके सामने आपको दिया गया है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दी गई थी। डी है आपका गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा की गई थी। तो ये आपका मिलान हो जाएगा इससे। तो यहाँ पर आपने देखा, ये इन चीज़ों को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से जुड़ा हुआ है। देन 1784 का पिट्स का भारतीय अधिनियम, ये नियंत्रण परिषद को ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो 1784 का पिट्स का भारतीय अधिनियम ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना से जुड़ा हुआ है। देन 1813 का चार्टर अधिनियम, ये इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति देने से रिलेटेड है। देन चार्टर अधिनियम 1833 ये गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। तो यहाँ पर 4 एक्ट आपको दिए गए थे, उनके अंदर क्या प्रावधान थे ये चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसे अच्छे से लर्न कर लेना है। 4th क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो ये आपको बताना है कि इन कौन कौन से एक्ट ऐसे हैं जिनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। सबसे पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा है प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद। आपको बताना है कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव इनमें से कौन से एक्ट के द्वारा पड़ी थी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3 यहाँ पर सभी सही दिए गए हैं। तो देखिए, एक बार फिर से देखिए, किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 के द्वारा, प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद के द्वारा यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। आप सभी को पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसे समझना है कि 1813 के चार्टर अधिनियम में शिक्षा से रिलेटेड क्या था। तो जैसा कि आपको बताया कि 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया था। देन दूसरा है आपके सामने, 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। तो इसका गठन किया गया था और इसकी जिम्मेदारी थी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो आप देख सकते हैं, इसके बाद आपके जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसिप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। तो आपने देखा यहाँ पर कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कौन कौन से अधिनियम के द्वारा पड़ी है, इसे आपको याद रखना है। 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसमें ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1813
1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम में ऐसा किया गया था। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो यहाँ पर आप दो एक्ट देख सकते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसका मतलब ये है, व्यापारिक एकाधिकार का मतलब ये है यहाँ पर कि जो दूसरी कंपनी थी ब्रिटिश संसद ने उनको भी अलाउ कर दिया भारत में व्यापार करने के लिए, क्योंकि पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ये इसका अपवाद है। दूसरा है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए थे और भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो इन दो अधिनियम को आप अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको चार्टर एक्ट 1813 के बारे में यहाँ पर देखना है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। तो ये पॉइंट अभी आपने ऊपर देखा है। दूसरा है यहाँ पर, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो तीन कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। चलिए इसका आंसर आपको दिखाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 यहाँ पर 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में सही दिए गए हैं। पहला कथन है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार एकाधिपत्य को, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा कथन, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था, यानी कि और मजबूत कर दिया था। ये कथन भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा कथन है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ये कथन यहाँ पर गलत है। जैसा कि आपने देखा कि केवल 1 और 2 आपका सही होगा। देखिए एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दिखाते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन भी किया गया। तो आपने यहाँ पर देखा कि ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में कब लाया गया था, 1858 के अधिनियम के द्वारा। ये जबकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1813 के अधिनियम की, इसीलिए तीसरा कथन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। आपको याद रखना है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम। अभी हमने जब कंपनी का भारत पर शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसके अधीन कौन कौन से अधिनियम पारित हुए थे, इन्हें हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अभी दूसरा है आपका ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम। इसे तो आज की वीडियो में ब्रिटिश ताज के शासन अधीन कौन कौन से अधिनियम पारित हुए थे और इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 1892 की भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। देखिए, बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्न में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम के द्वारा। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा की गई थी। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, तो इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना कौन से अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जो आपके ये अधिनियम दिए गए हैं, इनमें से कोई भी यहाँ पर सही अधिनियम नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसका सही आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुवेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी आपका सही आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का संघीय न्यायालय निम्न में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1937 में। इसे आप याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। तो यह है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। अभी हमने इसे ऊपर डिटेल में डिस्कस किया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहला कथन है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। केवल 1 और 3 यहाँ पर सही कथन दिए गए हैं।
देखिए, पहला कथन है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और तीसरा कथन है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो 1 और 3 कथन यहाँ पर आपका सही होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। इसे आपको ध्यान में रखना है। देखिए, यहाँ पर आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। देखिए, 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई थी, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया था। ज्ञातव्य है। देखिए, ये अपना थोड़ा आयोग का अलग चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? सही आंसर ऑप्शन सी होगा 1919 का एक्ट। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे पहला कथन है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। दूसरा कथन है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। और तीसरा कथन है आपके सामने, देखिए 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका केवल 2 सही कथन दिया गया है। इसे आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन 1 आपका सही नहीं है। दूसरा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन आपका 2 सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा कथन है भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही कथन दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही दिए गए हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। इसे आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और सी यहाँ पर आपका सही दिया गया था। देखिए, प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। 14वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन सी होगा 1945 में। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? सही आंसर ऑप्शन बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। देखिए, यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्त किया गया था? सही आंसर ऑप्शन सी है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। देखिए, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवर्त किया गया है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी।
17वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। आपको जो नहीं थी वो बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तो ये चीज यहाँ पर गलत कथन दिया गया है। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है, 1935 के अधिनियम के द्वारा। 20वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 21वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? सही आंसर ऑप्शन सी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। 22वां क्वेश्चन है आपका, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, गवर्नर जनरल को। 23वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, देश के लिए लिखित संविधान। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। 24वां क्वेश्चन है आपका, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। देखिए इसीलिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि। 25वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? सही आंसर ऑप्शन सी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके ब्रिटिश शासन के अधीन पारित अधिनियमों से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उन्हें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। यहाँ से आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जितना भी संविधान सभा या संविधान निर्माण प्रक्रिया से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उन्हें आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन था आपका, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय। देखिए वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था, तो इसे आप याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने,
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा दिया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, 10 लाख व्यक्ति। देखिए यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। तो यहाँ से आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए आपको एक्सप्लेनेशन को काफी ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो ये 1946 में भारत आया था। इसके अलावा आपको याद रखना है प्रांतों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया गया था? तो जनसंख्या के आधार पर किया गया था और प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विलियम वुड। विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, जबकि पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर ये आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि इस बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और तीसरे थे ए.बी. अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री थे। तो ये तीन थे जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, इन्हें आपको याद रखना है। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। सातवां क्वेश्चन है आपके सामने, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, जवाहरलाल नेहरू। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेनाध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उप सभापति बनाया गया था। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो इन्हें आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन है आपके सामने, कथन और कारण। कथन है वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण बताया गया है वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो आपको बताना है यहाँ पर कथन कारण सही है और सही व्याख्या है या नहीं। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा आपका, कथन सही है पर कारण गलत दिया गया है। तो ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? सबसे पहला कथन है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा कथन है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। तीसरा वह बहुदलीय निकाय थी और चौथा उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। आपको बताना है संविधान सभा के विषय में यहाँ पर कौन सा कथन सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका 3 और 4 कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है, बाकी गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो यहाँ पर ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। देखिए
संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन भी किया था। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करके आपसे पूछा गया है, अभी हमने ऊपर इसी क्वेश्चन को डिस्कस किया था, इसीलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका गलत कथन दिया गया है। देखिए इसमें कहा गया है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, जो कि आपका गलत कथन है और गलत कथन यहाँ पर आपको चुनना है। बाकी सब यहाँ पर सही दिए गए हैं, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। देखिए इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो ये बात यहाँ पर सही है संविधान सभा के बारे में। दूसरा, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, सही बात है। डी है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, तो ये कथन सही है और आपसे गलत कथन पूछा गया था, जो कि आपका ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, सही आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, इसे आपको याद रखना है। 14वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, सही आंसर है सी, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। 15वां क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बार बार रिपीट करके आपसे पूछे जा रहे हैं। 16वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये आप याद रखेंगे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। 17वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? सही आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। इन्हें आपको ध्यान में रखना है। 19वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 20वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 21वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? सही आंसर ऑप्शन डी है, फ्रैंक एंथोनी। तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। देखिए संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उप सभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, 9 दिसंबर 1946 को। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, दिसंबर 1946 को। 25वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को।
26वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। 27 क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। सही आंसर ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। 28 क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? सही आंसर ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू ने। 29 क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 30वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला कथन है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा कथन है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर 1, 2, 3 जो कथन है वो आपका सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जन प्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। 31 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? सही आंसर ऑप्शन सी होगा 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर यहाँ पर आपका सी होगा। तो आप देख सकते हैं 11 अधिवेशन यहाँ पर हुए थे। 32 क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। सही आंसर ऑप्शन सी होगा 24 जनवरी 1950। 33 क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 34 क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको 2 सूची दी गई है, इनका आपको मिलान करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? इसके अलावा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपको दूसरी तरफ ये दिए गए हैं, इनका आपको मिलान करना है। चलिए हम इसका सही आंसर आपको बताते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए सही सुमेलन इस प्रकार है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इन चीजों को देख सकते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष आपके एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कृष्णमाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन चीजों को आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। 35 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी होगा बी.एन. राव। बी.एन. राव आपके संवैधानिक सलाहकार थे। देखिए भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी कि बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 36 क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी.एन. राव के द्वारा। 37 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए डिलीट कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। सही आंसर ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949 को। तो ये चीज आपको पता होगी। 39 क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। सही आंसर ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को।
40वां क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 41 क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? सही आंसर ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949। 42 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 43 क्वेश्चन है आपका, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? सही आंसर ऑप्शन ए है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 26 नवंबर को। ये चीज आपको याद रखनी है। 45 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ऑप्शन ए, संवैधानिक सभा के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। देखिए 46 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन ए है, संविधान सभा के द्वारा। 47 क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? सही आंसर ऑप्शन सी है, 26 नवंबर 1949 को। इस डेट को आपको याद कर लेना है। 48 क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, बंबई प्रेसिडेंसी से। अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर ऑप्शन बी है, 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। दूसरा कथन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, ये चीज आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। देखिए आज की वीडियो में आपका संविधान सभा से जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे, इसीलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। देखिए कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण है इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। 52 क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आजाद ने, ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। 53 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन डी है, महात्मा गांधी ने ऐसा सुझाव दिया था। देखिए भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। 54 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो फ्रेंड्स ऐसा कहा था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 55 क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन है। तो यह कथन आइवर जेनिंग्स का है, इसे आपको ध्यान में रखना है। 56 क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? सही आंसर ऑप्शन ए है, ऑस्टिन के द्वारा ऐसा कहा गया था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह कथन कहा था। तो ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। 57 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? सही आंसर ऑप्शन ए है, 15। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स
तो यहाँ पर आपका संविधान सभा से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, टोटल 57 क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके आज कवर हो जाते हैं अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है। तो अभी हाल ही में आपके काफी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। 17 मार्च को आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने जा रहा है, 11 फरवरी को आपका आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है। तो काफी कम टाइम बचा हुआ है, ऐसे में जल्दी से रिवीजन करना आपके लिए एक चैलेंज होता है। इसीलिए घटना चक्र आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। घटना चक्र के माध्यम से आप काफी सटीक रिवीजन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन। जितना भी आपका इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका आज की क्लास में कवर हो जाएगा। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आपको आज की क्लास को पूरा देखना है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ये क्वेश्चन आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आपको इसे अच्छे से याद रखना है। आपसे पूछा गया है संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। सही आंसर ऑप्शन सी है, जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसी के साथ आपको संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष को याद कर लेना है। देखिए, यहाँ पर आपकी काफी सारी समितियां दी गई हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, आप ये मानकर चलिए। देखिए, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति काफी इंपॉर्टेंट है, इनके अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा मूल अधिकार के लिए एक उप समिति का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति का गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। संघीय शक्तियों संबंधी समिति प्रांतीय इसके देखिए, संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन के संबंधी समिति के अध्यक्ष आपके केएम मुंशी थे। ये सभी समितियां आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको अच्छे से याद करते हुए चलना है। देखिए, कितना कुछ हमने यहाँ पर सीख लिया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। सही आंसर आपको पता है, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर ऑप्शन सी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दो सूची दी गई है, संविधान सभा की समिति और अध्यक्ष। देखिए, आपको इनका मिलान करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर दिक्कत होगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मूल अधिकार की जो समिति थी उसके आपके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर थे। इन्हें आप इस प्रकार से ध्यान रखना। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर ऑप्शन बी है, सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। सातवां क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये थे आपके N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। 8वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी,
1 और 3 यहाँ पर सही दिए गए हैं, एन गोपाला स्वामी, और तीसरे हैं आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। देखिए इसीलिए हमने डिटेल में जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था तो उसमें आपको बताया गया था कि संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, और ये क्वेश्चन आपसे देखिए पूछ लिया गया। यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, तो एन गोपाल स्वामी थे और कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ये हमने अभी ऊपर देखा था। 9वां क्वेश्चन है आपका, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, जवाहरलाल नेहरू इनके सदस्य नहीं थे। 10वां क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। सही आंसर ऑप्शन डी है, 29 अगस्त 1947 को। देखिए संविधान की प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 11वां क्वेश्चन है आपका, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके संविधान सभा की समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे संविधान सभा की समितियों से, तो ये टॉपिक यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आई थिंक संविधान का स्रोत। तो संविधान में हमारे जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें कौन कौन सी कंट्री से लिया गया है, इनको इसके स्रोत क्या है बेसिकली ये आपको यहाँ पर पता चलेगा। इससे रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसे अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। आपको पता है उद्देशिका मतलब प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसका विचार कहाँ से लिया गया था, ये किस से प्रभावित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रभावित है, उसका विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। सही आंसर ऑप्शन बी है, आप सभी को पता है संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान भी करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। आपको पता होना चाहिए न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कहाँ से ली गई है। सही आंसर का ऑप्शन बी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये अमेरिका से ली गई है। देखिए भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत और यूएसए में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन डी है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। यह आपका भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ दोनों में समान रूप से पाया जाता है। छठा क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। सातवां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। सही आंसर ऑप्शन बी है, कनाडा। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। देखिए भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स।
9वां क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होना चाहिए समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 10वां क्वेश्चन है आपका, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 11वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 12वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करके आपसे पूछा जा रहा है। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, आयरलैंड। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की जो अवधारणा है वो आपकी आयरलैंड के संविधान से ली गई है, आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक उपबंधित किया गया है। यहाँ पर 14 क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, आयरलैंड। 15वां क्वेश्चन है, राज्य सभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरिश गणतंत्र से। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान के लक्षण एक तरफ दिए गए हैं और किस देश से ये लिए गए हैं, ये चीज यहाँ पर आपको बतानी है। मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? शासन की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिए गए हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी कौन सी कंट्री से प्रभावित है? ये चीज यहाँ पर आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। चलिए हम इसे डायरेक्टली देखते हैं ताकि इन्हें याद कर पाएं। तो आपको बता दें मूल अधिकार जो है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी का संविधान से प्रभावित है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। 17वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा, आपको पता है, मौलिक अधिकार अमेरिका, नीति निदेशक तत्व आयरलैंड, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। तो यहां पर आप देख सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। तो ये सब आपके कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इस प्रकार आप इन्हें याद रख सकते हैं। 18वां क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची है, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है, दूसरी तरफ उनके स्रोत है। तो बार बार ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये चीज याद हो गई होगी। एक बार फिर से देख सकते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरिश संविधान, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान, केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान। 19वां क्वेश्चन है, यहाँ पर दो सूची हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, नहीं थोड़ा चेंज है यहाँ पर। देखिए संवैधानिक प्रावधान और स्रोत आपको बताना है। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना और उभयनिष्ठ सूची, ये कौन कौन सी कंट्री से ली गई है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्टली याद कर लेना है। विधि का शासन ये आपका इंग्लैंड से प्रभावित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपके जापान से ली गई है। राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ऐसा कनाडा के संविधान से प्रभावित है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। 20वां क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए फिर से आप दिया गया है ये सब चीजें, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मूल अधिकार, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। ये बार बार क्वेश्चन आपके सामने रिपीट हो रहे हैं, अभी तक आपको ये सब याद हो जाना चाहिए।
देखिए, आपको यहाँ से इन्हें याद कर लेना है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत आयरलैंड, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, भारत राज्यों का संघ है, संघ में अधिक शक्ति निहित है, ऐसा कनाडा के संविधान से प्रभावित है। 21 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। पूर्व में सोवियत संघ के संविधान से यह लिया गया है। तो आपको बता दें कि मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क्या मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। 22 क्वेश्चन है, कथन है आपका भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कारण मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ए और आर यहाँ पर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 23 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 24 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अमेरिका के संविधान से। 25 क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। सही आंसर ऑप्शन ए है, यूएसए के संविधान से। 26 क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है, अमेरिका। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं, और अभी तो ये काफी बढ़ भी गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो टॉपिक था, यहाँ पर भारतीय संविधान के स्रोत यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से जितना भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको अच्छे से फॉलो करना है। डेली आपकी क्लासेस आएंगी, घटना चक्र को आपको काफी अच्छे से कवर कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।